एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू माय चैनल रैपिड लर्निंग। आज हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 ऑफ हिस्ट्री चैप्टर 9 करेंगे, जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा लोहे के औजार के बारे में, कब से उनकी यूज़ शुरू होता है, नगर के बारे में, गांव के बारे में, नगर के प्रशासन के बारे में, गांव के प्रशासन के बारे में, नगर की गतिविधियों के बारे में, और नगर के हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कहाँ से पता चला है कि नगरों का विकास हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही दिए हुए हैं इसमें। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाने की बजाय सिर्फ इम्पॉर्टेंट समरी ही दी हुई है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में काम आएगी, including CTET Paper 2, KVS, TET, Super TET and all other types of exams in which NCERT plays a key role। NCERT बहुत ही बेनिफिशियल है हर टाइप ऑफ एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। आइए शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती, सबसे पहले हेडिंग दी हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अब एक चीज़ मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ एक्स्ट्रा। ये हम लोग कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है शायद। ये महाद्वीप की जगह हमारा उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, लेकिन जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उसमें ये बहुत ही खुशहाल है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। अब ये इम्पॉर्टेंट बात है कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो इम्पॉर्टेंट है ये कि 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कहाँ से पता चला है इसका? महापाषाण कब्रों मेगालिथिक ब्यूरियल्स में लोहे का औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो पूछा जा सकता है कि लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। इसका पता कहाँ से चलता है? महापाषाण कब्रों मेगालिथिक ब्यूरियल्स से पता चलता है। इसका लोहे के औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, तो पता चलता है हमें। आगे चलते हैं। गाँव में कौन कौन रहते थे। अब यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। गांव और शहर के बारे में दिया है। तो सबसे पहले बात आती है कि गांव में कौन कौन रहते थे। तो लोग रहते थे वहाँ पे सबसे पहले तमिल क्षेत्र में दक्षिणी हिस्से में कौन बड़े भूस्वामी जो होते थे वो वेलेल्ला कहलाते थे। लैंड ओनर्स जो होते थे, बड़े भूस्वामी को कहा जाता था, एक स्पेसिफिक नेम दिया गया था वेलेल्ला। साधारण हलवाड़ा जो होते थे उन्हें कहा जाता था उड़वार। भूमिहीन मजदूर या दास जो होते थे वो कैडियार या आदिमई कहते थे। अब देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बाकी थ्योरी भी पढ़ा दूँ, लेकिन उससे फ़ायदा क्या जब हमारे वो एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बातें ही मैंने लिखी हैं जो कि बेनिफिशियल रहेंगी। तो क्या था? बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? लैंड ओनर्स को वेलेल्ला। साधारण हलवाड़ा को कहते थे उड़वार। भूमिहीन मजदूर या दास जो होते थे उन्हें कहते थे कैडिसियार या आदिमई। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से जानकारी मिलती है। अब संगम साहित्य ये है कि जो एक ये संगम साहित्य है जो तमिल भाषा में लिखा, तमिल की जानकारी यहाँ से मिलती है। तमिल की 5 रचनाओं की जानकारी यहाँ से मिलती है संगम साहित्य से। तो ये बता दिया गया यहाँ पे संगम साहित्य से इसकी जानकारी मिली है। उत्तरी हिस्से में पढ़ते हैं आगे। उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान को कहा जाता था गांव भोजक। ये पूछा जा सकता है कि गांव भोजक कौन होता था, तो गांव का प्रधान को कहा जाता था गांव भोजक। सबसे बड़ा भूस्वामी, प्रभावशाली व्यक्ति, इनके बारे में बताया गया। सबसे बड़ा भूस्वामी होते थे, लैंड ओनर होते थे, प्रभावशाली व्यक्ति होते थे। राजा द्वारा कर वसूलने का काम भी ये करते थे। न्यायाधीश और पुलिस का काम भी कभी कभी करते थे जब ज़रूरत होती थी। तो क्या होता था? गांव का जो प्रधान होता था उसको कहा जाता था गांव भोजक। सबसे बड़ा भूस्वामी होते थे, ये प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, राजा द्वारा कर वसूलने का भी काम करते थे, और कभी कभी पुलिस और न्यायाधीश का भी काम करते थे, क्योंकि सबसे हेड होते थे ये गांव के, इसलिए। स्वतंत्र कृषक को कहा जाता था गृहपति, मतलब छोटे किसान जो होते थे स्वतंत्र कृषक कहा जाता था उन्हें गृहपति। अब आगे बढ़ते हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब ये देखिए, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। उनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। अब ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि इनकी रचनाएं कब की गई थी? 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुद्राओं के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। मतलब सम्मेलन, कवि सम्मेलन होता है, वहाँ पे इनकी रचना की गई थी। किसकी? संगम साहित्य की। इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। कब इनकी रचना हुई थी? 2300 साल पहले की गई थी।
ठीक है। अभी आपसे कोई पूछे कि संगम साहित्य के बारे में बताइए तो आपके पास 3 पॉइंट्स है बताने के कि संगम साहित्य की रचना जो हुई थी 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। ये प्राचीनतम रचनाएँ हैं तमिल की। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। आगे चलते हैं। नगर, कहानियाँ, यात्रा, वितरण, मूर्तिकलाएँ और पुरातात्विक जो हैं वो सोर्सेज हैं। नगर के बारे में हमें पता कहाँ से चला, ये हमसे ये पूछा जा सकता है कि नगरों के बारे में हमें पता कहाँ से चला। तो कहानियाँ, जैसे कि जातक कथा के बारे में भी मैं बताती हूँ आपको। यात्रा वितरण से मतलब ये है कि जैसे कोई जना नाविक होता था या कोई भी होता था ट्रैवलर, वो जाता था तो उसके बारे में नगर का पता चलता था, जाता था, वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता था। उसके बाद मूर्तिकलाएँ, मतलब जो मूर्तियाँ मिली हैं तो वो पता चलता है कि इस नगर से मिली गई हैं। पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलता है नगरों के बारे में। जातक कथा के बारे में पढ़ते हैं। आम लोगों में प्रचलित हैं ये जातक कथाएं। कहानियाँ जो हैं ये बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित की गई हैं, मतलब इनकी रचना किसने की है? बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई है। और आम लोगों में ये बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं जातक कथा, ठीक है। किसने रचना की है इनकी? बौद्ध भिक्षुओं ने। आगे बढ़ते हैं। शहरों का मूर्तियों के द्वारा पता चला है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों या यात्रियों के बारे में की भी पता चलता है। शहरों के बारे में कैसे पता चलता है? नाविकों और यात्रियों के बारे में, ट्रैवलर्स के द्वारा। एक अज्ञात यूनानी नाविक का विवरण। बेरीगाजा भरूच का यूनानी नाम था। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। बेरीगाजा जो एक जगह थी, ये भरूच का यूनानी नाम था। मतलब नाविक गया था वहाँ पे तो उन्होंने सबका उस चीज़ का डिस्क्रिप्शन करा था कि यहाँ पे क्या क्या किस चीज़ का आयात होता था, क्या क्या चीज़ मिलती थी, ये सब। आगे चलते हैं। कॉइन, सबसे पुराने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया कि सबसे पुराने सिक्के कौन से थे? आहत सिक्के थे, पंचमार्क कॉइन्स थे। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो 500 साल चले थे। आगे बढ़ते हैं। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र थे। जैसे नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे, जैसे मथुरा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में इस चैप्टर में बेसिकली मथुरा के बारे में बताया गया है, तो पढ़ते हैं क्यों ये गतिविधियों के केंद्र थे और क्यों ये इम्पोर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे इतने। 2500 साल से ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर रहा है ये मथुरा, क्योंकि यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था। अब जैसे कि हम कल चैप्टर 8 में पढ़ रहे थे कि उज्जैन और एक और नगर था, वो क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वो बीच में आता था, रास्ते में आता था यातायात के, उत्तर से दक्षिण वाले रास्ते में और एक दक्षिण से मध्य एशिया के रास्ते में आता था, क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट था। यातायात भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है किसी क्षेत्र की इम्पोर्टेंस का। तो यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित था मथुरा। और क्या था? 2500 साल पहले से ज़्यादा महत्वपूर्ण था नगर रहा है ये। अब क्या है देखिए, उत्तर पश्चिम से पूरब जाने वाले रास्ते में था मथुरा, उत्तर से दक्षिण जाने वाले रास्ते में भी था मथुरा। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था यातायात के मामले में और व्यापार के मामले में। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी, अनेक मंदिर थे, बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र भी रहा है मथुरा। शहरों के चारों ओर किलेबंदी की गई थी, अनेक मंदिर भी थे वहाँ पे, बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र रहा है। लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी रही। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, कुषाणों की जो थी दूसरी राजधानी थी मथुरा, और जो पहली राजधानी थी वो थी पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। तो लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की राजधानी रही, क्या थी? मथुरा। दूसरी राजधानी थी मथुरा, पहली राजधानी थी पेशावर कुषाणों की। यह धार्मिक केंद्र था, बौद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। बौद्ध विहार भी थे यहाँ पे, जैन मंदिर भी थी, बौद्ध संस्कृति का भी विकास हुआ था, जैन संस्कृति का भी विकास हुआ था, कृष्ण भक्ति के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध था। प्रस्तर खंड तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। मंदिर में दिए गए दान का उल्लेख भी किया गया है, लोगों का उल्लेख भी किया गया है। बहुत ही विस्तृत सभ्यता थी मथुरा की। यहाँ पे बहुत ही गतिविधियाँ होती थी, जैसे कि मंदिर थे, मूर्तियाँ थीं, और यातायात के मामले में भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसलिए ये मथुरा बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे चलते हैं, शिल्पकार के बारे में पढ़ते हैं। शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। अब शिल्पकार जो होते थे अपने ग्रुप्स बनाते थे, जिसमें वो शिल्पकार ही होते थे, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट काम करते थे, तो उन्हें कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। अब पढ़ते हैं हम चैप्टर के लास्ट में अरिकामेडू।
पुंडुचेरी ये क्या चीज़ थी? लगभग 2200 से लेकर 1900 साल पहले यह एक पतन था। पुंडुचेरी जो था वो एक पतन था। यहाँ ईंटों से बनी एक ढांचा प्राप्त हुआ है जो गोदाम रहा होगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं जिसमें शराब या तेल जैसे सरल पदार्थ रखे जाते होंगे। ये सब साक्ष्य मिले हैं, उनके बारे में ही बताया गया है। एरेंटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेंटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। अब ये सब जो साक्ष्य मिले हैं उसके बारे में ही डिस्क्राइब करा गया है कि जो पात्र मिले हैं, मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, तो इटली के शहर के नाम पर रखा गया है। रोम के बारे में बताया गया है यहाँ कि यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक का विकास रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस गए थे। तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार और, कि जो 3000 साल पहले शुरू क्या हुआ था, लोहे का यूज़ शुरू हुआ था। लोहे की औजारों का यूज़ शुरू हुआ था। उसके बाद 2300 साल पहले क्या हुआ था, संगम साहित्य की रचना हुई थी, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर। नगरों के बारे में हमें पता कैसे चला? कहानियों के द्वारा। नंबर 1 हमसे पूछा जाता है कि नगरों के बारे में पता कैसे चला, तो सबसे पहले कहानियों के द्वारा। नंबर 2 यात्रियों के विवरण के द्वारा, उनका जो डिस्क्रिप्शन था कि वो होके आते थे, उन सब कुछ डिस्क्रिप्शन देते थे कि वहाँ पे ऐसा है, उनके डिस्क्रिप्शन के द्वारा यात्रियों के। उसके बाद नाविकों की भी। पुरातात्विक स्रोतों से पता चला है कि वहाँ पे क्या नगरों का कैसे विकास हुआ होगा। ये था। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। और स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू।